ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम, जो लगातार गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, जिस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से करीब 40 गुना ज्यादा है। और इस मैसिव 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली मिल्की वे गैलेक्सी के सामने भी हमारा ये सोलर सिस्टम एक छोटे से बिंदु जैसा है। जबकि हम इंसानों के लिए ये 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी पृथ्वी और सूरज की दूरी का 2 लाख गुना डिस्टेंस में फैली हुई रेडियस इतनी बड़ी है कि आज तक हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसे पार नहीं कर सका है। लेकिन सोलर सिस्टम में एक और खास बात है, और वो है ये नीला ग्रह, जिसे हम अपना ग्रह पृथ्वी कहते हैं। और शायद इसी कारण से साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी अपनी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम को समझने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल दिया। क्योंकि साल 2017 के दौरान हमने सोलर सिस्टम में एक अजीब सी रहस्यमयी चीज देखी, जो कुछ समय पहले हमारे सोलर सिस्टम में तेजी से एंटर हुई थी और फिर चुपके से पृथ्वी के पास से होती हुई सोलर सिस्टम से बाहर निकल गई। और इसी दौरान हमने इसे डिटेक्ट भी किया, और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था ओumuamua, या फिर कह लीजिए एक एलियन शिप, जो हमारे सोलर सिस्टम में केवल इंसानों पर जासूसी करने के लिए आई थी। पर हमें ये कैसे पता चला कि ये एक एलियन स्पेसशिप ही थी? तो इसके पीछे है ओumuamua की रिसर्च के दौरान हुए कई शॉकिंग खुलासे, जिन्हें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अक्टूबर 2017 हवाई के हालियाकाला ऑब्जर्वेटरी में पैन-स्टारर्स 1 नाम की एक पावरफुल टेलीस्कोप हर दिन की तरह आसमान का सर्वे कर रही थी। लेकिन उसी दिन टेलीस्कोप की स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई देती है, एक हल्की तेज सी रेखा, जो कुछ ही घंटों में स्काई के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ निकल गई। ये अनयूजुअल मोशन इतनी तेज थी कि एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई नोन ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में इसे एक कॉमेट समझा गया और इसे नाम दिया गया C/2017U1, पर चीजें जल्दी ही उलझने लगी। कॉमेट कहे जाने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट के आसपास ना कोई कोमा दिखा, ना ही कोई टेल दिखी। अब देखो, आमतौर पर जब भी कोई कॉमेट सूरज के करीब आता है तो उसमें मौजूद बर्फ वेपोराइज होकर गैस बनती है, जिससे कॉमेट के चारों तरफ एक चमकदार हालो और पीछे एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इससे वैज्ञानिकों को समझ में आ गया था कि ये कोई कॉमेट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को सूरज के चक्कर लगाने वाला एक दूर का एस्ट्रॉइड समझा, और फिर इसे एक नया नाम दिया गया A/2017U1। पर असली शॉक तब आया जब इसकी ट्रेजेक्टरी को रिवर्स ट्रैक किया गया। ये किसी प्लैनेट या सूरज के ऑर्बिट में नहीं था, इसका रास्ता था हाइपरबॉलिक, मतलब ये ऑब्जेक्ट सीधे सोलर सिस्टम के बाहर से अंदर घुसा था और अब वापस सोलर सिस्टम से बाहर जाने की ट्रेजेक्टरी पर था। ये एक शॉकिंग रिवील था, मतलब एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो बिना डिटेक्ट हुए पहले हमारे सोलर सिस्टम में आता है, सभी ग्रहों के पास से घूमता हुआ जाता है, और मानो अब काम खत्म होने पर सोलर सिस्टम से बाहर भाग रहा हो। यानी कि ये पहली बार था जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया हो पर सूरज की ग्रेविटी में कैप्चर हुए बिना ही बाहर निकल गया हो। ये एक नेचुरल विजिटर नहीं बल्कि एक मैसेंजर की तरह लगा। इसी वजह से इसका नाम फिर से बदला गया और इसे एक नया नाम मिला, ओumuamua, हवाईन लैंग्वेज में जिसका अर्थ होता है पहला दूर से आया संदेश वाहक। और इसका नया डिजिग्नेशन दिया गया 1I/2017U1, जिसमें I का मतलब था इंटरस्टेलर। और यहीं पर एक डरावनी चीज हुई, जहां बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे एक एलियन शिप बताना शुरू कर दिया। एक ऐसा शिप जिसे किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने हम इंसानों पर जासूसी करने भेजा था, जो इसने की भी, और अब अपना काम करके ये एलियन जहाज अब सोलर सिस्टम से भाग रहा था। पर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगा? वेल, क्योंकि ओumuamua जैसा बिहेव कर रहा था वैसा ऑब्जेक्ट हमने आज तक पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा था, और कई कारण थे जिनके चलते ऐसा लग रहा था कि ये एक एडवांस्ड मशीन है।
अब क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। इसका आकार पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन टेलीस्कोप डेटा के ब्राइटनेस पैटर्न से इतना अंदाजा जरूर लगा कि ये ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है। यानी या तो ये बहुत ही लंबा और पतला जैसे कोई श्रृंगार था, या फिर बहुत चपटा जैसा कोई फ्लैट डिस्क होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर अलग अलग अनुमान है, लेकिन ज्यादातर मॉडल्स इसे करीब 100 से 800 मीटर लंबा बताते हैं। और इसका रोटेशन भी अनयूजुअल था। ये एक स्मूथ एक्सिस पर घूम नहीं रहा था, बल्कि रैंडम तरीके से लड़खड़ाता हुआ स्पिन कर रहा था। यानी ये ऑब्जेक्ट किसी स्टेबल बॉडी की तरह नहीं, बल्कि एक अनकंट्रोल्ड टंबल की तरह बिहेव कर रहा था। ओumuamua 9 सितंबर 2017 को सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा। उस समय इसकी स्पीड थी लगभग 87 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट धरती के घूमने की रफ्तार से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अगर एक्यूरेटली कहें तो पृथ्वी के रोटेशन स्पीड से करीब 160 गुना ज्यादा तेज। ये स्पीड ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के जरिए एक्सप्लेन की जा सकती थी, लेकिन फिर एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। जब ऑब्जेक्ट सूरज से दूर जा रहा था, तब इसकी गति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेविटी से दूर जाने पर कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे धीमा होता है, लेकिन ओumuamua थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा था। ये एक साइंटिफिक पजल बन गया। इस एक्सेलरेशन को समझने के लिए दो मेजर पॉसिबिलिटीज सामने आई। पहली ये कि ये सूरज की रोशनी यानी सोलर रेडिएशन प्रेशर से पुश हो रहा था। अब अगर ऐसा था तो इसे लाइट सेल की तरह काम करना चाहिए था, यानी कि एक ऐसा पतला और हल्का रिफ्लेक्टर जिस पर फोटोन्स का असर पड़े। पर इस ऑब्जेक्ट की फिजिकल थिकनेस और मास इसके लाइट सेल होने की थियोरी से मेल नहीं खा रही थी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये एक छुपा हुआ कॉमेट हो, जिसके अंदर से गैस बाहर निकल रही हो और वो उसे पुश कर रही हो। लेकिन नासा का स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में ऑब्जर्वेशन करता है, उसने भी इसके पास कोई गैस एमिशन डिटेक्ट नहीं किया। 30 घंटे के डीप स्कैन के बावजूद ना कोई हीट सिग्नल मिला, ना ही कोई डस्ट क्लाउड मिला। इंफ्रारेड साइलेंस के साथ साथ एक और फैक्टर था इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी। ये नॉर्मल एस्ट्रॉइड या कॉमेट से करीब 10 गुना ज्यादा रिफ्लेक्टिव था। यानी या तो इसकी सरफेस आइस कोटेड थी या फिर मेटालिक थी। लेकिन फिर सवाल यही आ गया कि अगर ये आइस कोटेड थी तो वेपर क्यों नहीं हो रहा था, और अगर ये मेटल था तो इतना इरेगुलर स्पिन क्यों कर रहा था। ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करने पर यह अंदाजा लगा कि शायद यह ऑब्जेक्ट वेगा नाम के तारे की दिशा से आया था, जो लायरा कॉन्स्टलेशन में स्थित है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में लाखों साल की यात्रा के बाद किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट ओरिजिन पिन पॉइंट कर पाना असंभव होता है। अब तक की एस्ट्रोनॉमी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आए हुए ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में ट्रैक कर सके। ओumuamua इस मामले में पहला था, इसलिए इससे जुड़ा बहुत सारा डेटा और रिसर्च भी वैज्ञानिकों के लिए काफी नहीं थी, खास करके इसके ये रहस्यमयी एक एडवांस्ड एलियन शिप जैसा बिहेवियर। पर क्या ये सच में एक एलियन शिप था या फिर कुछ और था? तो देखो, ओumuamua की वो अजीब एक्सेलरेशन जिसने दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज को चौंका दिया था ना, असल में मॉडर्न स्पेस साइंस के लिए एक उलझा हुआ सवाल बन चुका था। एक ऐसा सवाल जिसने सिर्फ टेलीस्कोप की लिमिट नहीं बल्कि सोच की सीमाएं भी तोड़ दी थी। और यहीं से शुरू हुआ एक साइंटिफिक टग ऑफ वॉर, इमेजिनेशन वर्सेस एविडेंस के बीच, एलियन थियरी वर्सेस फिजिक्स के बीच। इस पूरे डिबेट का सबसे बोल्ड चेहरा बनकर सामने आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लॉयब। उन्होंने एक ऐसा हाइपोथेसिस पेश किया जिसने एकेडमिक दुनिया में तूफान ला दिया। लॉयब ने कहा कि अगर ओumuamua को ग्रेविटी नहीं खींच रही और ना ही ये किसी नून कॉमेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। लॉयब की बात पहली बार में काफी एक्सट्रीम लग सकती थी, लेकिन उनकी कैलकुलेशन सिंपल थी। एक्सेलरेशन को अगर नेचुरल गैस एमिशन या रेडिएशन प्रेशर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को खुद ही ऐसा डिजाइन किया गया हो जैसे कि एक लाइट सेल जो सूरज के फोटोन से पुश होकर तेजी से आगे बढ़ता है। ये वही प्रिंसिपल है जिस पर ह्यूमन मेड सोलर सेल मिशंस काम करते हैं, जैसे कि जापान का इकारोस या अपकमिंग ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट। लॉयब ने कैलकुलेट किया कि अगर यह ऑब्जेक्ट सिर्फ 0.3 मिलीमीटर पतला होता और सैकड़ों मीटर चौड़ा होता, तो ये बिल्कुल उसी तरह एक्सेलरेट कर सकता है जैसा ओumuamua ने किया है। पर क्रिटिक्स ने इसे तुरंत स्पेक्युलेटिव कहकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि नेचर में इतने पतले और परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स का बनना मुमकिन नहीं है। जवाब में लॉयब ने सीधा कहा,
जब हमें कोई ऑब्जेक्ट इतना लेट दिखे और उसकी स्ट्रक्चर का कोई डिटेल हमारे पास ना हो तो एलियन पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना खुद साइंस के खिलाफ है। लेकिन एलियन थियरी अकेली नहीं थी, एक और एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे साइंटिफिक सर्कल्स में मजबूत होने लगी, हाइड्रोजन आउटगैसिंग थियरी। इसे प्रपोज किया था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डैरियल सेलिगमैन और उनकी टीम ने। उनका यह कहना था कि ओमुआमुआ एक कॉमेट जैसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर उससे निकलने वाली गैस हमारे इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट ही ना हो पा रही हो, क्योंकि वो गैस थी प्योर हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन का एक खास गुण होता है, वो ना तो इंफ्रारेड में दिखता है और ना ही ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सट्रीमली कोल्ड आइस हो और उसमें हाइड्रोजन के छोटे छोटे पॉकेट्स ट्रैप हो, तो जब वो सूरज के पास पहुंचे तो वो हाइड्रोजन धीरे धीरे बाहर निकलेगा, बिल्कुल इनविजिबली, और ऑब्जेक्ट को पुश करेगा, यानी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन कोई विजुअल सिग्नल नहीं मिलेगा। सवाल ये था कि इतनी अनयूजुअल कंडीशन कैसे बन सकती है। इसी सवाल का जवाब आया साल 2023 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की असिस्टेंट प्रोफेसर जेनिफर बर्गनर ने सेलिगमैन के साथ मिलकर एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर डीप स्पेस में वाटर आइस को रेडिएशन से लगातार बॉम्बार्ड किया जाए तो उसमें माइक्रोस्कोपिक हाइड्रोजन ट्रैप हो सकता है, और फिर वही हाइड्रोजन बाद में थर्मल एनर्जी से रिलीज होकर प्रोपल्शन दे सकता है। इस थियरी को कहा गया डार्क कॉमेट मॉडल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो देखने में एस्ट्रॉइड जैसा हो पर अंदर धीमी इनविजिबल एक्टिविटी चल रही हो, ना कोमा, ना टेल, ना डस्ट, लेकिन फिर भी एक सटल एक्सेलरेशन। अब लॉयब ने इस थियरी को थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कहा। उनका तर्क था कि इंटरस्टेलर स्पेस में हाइड्रोजन सर्वाइव नहीं कर सकता, वो पहले ही वेपोराइज हो जाता। लेकिन बर्गनर ने साबित किया कि अगर हाइड्रोजन वाटर आइस मैट्रिक्स में एम्बेड हो तो वो स्पेस की हार्श एनवायरनमेंट में भी कुछ हजार सालों तक टिक सकता है। अब दोनों कैंप्स के पास डेटा भी था, लॉजिक भी थी और अपनी अपनी मॉडल्स भी। एक कह रहा था ये एलियन टेक्नोलॉजी है, दूसरा कह रहा था नहीं, ये रेयर नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो सबसे शॉकिंग मोड़ आया ना, वो था सेलिगमैन की एक नई ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा अगर ओमुआमुआ डार्क कॉमेट है तो क्या ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं? उन्होंने नासा और एसा के हजारों एस्ट्रॉइड डेटा को दोबारा से एनालाइज किया और चौंकाने वाला रिजल्ट मिला। ऐसे कम से कम 6 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मिले जो एक्सेलरेशन शो कर रहे थे, पर बिना किसी एमिशन के। इनमें से एक था 1998 KY-26, एक 30 मीटर छोटा सा फास्ट रोटेटर, जिसे जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट साल 2031 में विजिट करने वाला है। माना जा रहा है कि इसकी सरफेस में वाटर रिच कंपाउंड्स है। अगर वहां सटल हाइड्रोजन आउटगैसिंग डिटेक्ट हुई तो शायद ओमुआमुआ के रहस्य की पहली सच्ची टेस्टिंग वहीं पर होगी। अब इस डिस्कवरी ने डिस्कशन को इंटरस्टेलर से उठाकर सोलर सिस्टम तक खींच लाया। अब सवाल सिर्फ एलियन या कॉमेट का नहीं था, सवाल ये था कि क्या हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम ही गलत है? क्या हम हजारों ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मिस कर रहे हैं जो देखने में डेड रॉक्स लगते हैं, लेकिन असल में वो साइलेंटली एक्सेलरेट कर रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे एलियन प्रोब्स जो लगातार हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से आकर जासूसी करते हो। वेल, ये ओमुआमुआ जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कोई एलियन शिप है या यूनिवर्स की कोई मिस्टीरियस फॉर्मेशन, इसके बारे में हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम ओमुआमुआ या ऐसे किसी और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को दोबारा सोलर सिस्टम में एंटर करते वक्त स्टडी कर सके। पर यह इतना भी आसान नहीं है जितना कि लगता है। चलिए समझते हैं कि कैसे। तो देखो, ओमुआमुआ अब हमसे कई अरबों किलोमीटर दूर जा चुका है। कोई टेलीस्कोप भी उसे नहीं देख सकता, कोई रडार उसके सिग्नल को ट्रेस नहीं कर सकता। जब ये ऑब्जेक्ट पहली बार दिखाई दिया था, हमारे पास सिर्फ 40 दिन का ही विंडो था और उसके बाद वो हमेशा के लिए साइंटिफिक रीच से बाहर चला गया। ये मोमेंट एक ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई जिसका दर्द पूरा स्पेस साइंस कम्युनिटी आज भी महसूस करती है। हर वैज्ञानिक के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या हम फिर कभी ऐसे किसी इंटरस्टेलर विजिटर को देख पाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या इस बार हम ज्यादा तैयार होंगे? इसी थॉट से जन्म हुआ एक एम्बिशियस कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट लायरा। साल 2017 में ब्रिटिश बेस्ड इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज ने इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया, जिसका एम था एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट को बनाना जो ओमुआमुआ जैसे अल्ट्रा फास्ट ऑब्जेक्ट को चेज कर सके, चाहे वो सोलर सिस्टम के बाहर जा चुका हो। प्रोजेक्ट लायरा के वैज्ञानिकों ने 2 मेजर ट्रेजेक्टरी ऑप्शंस डिजाइन किए हैं। पहला था सोलर ओबर्थ मैन्यूवर। इसमें स्पेसक्राफ्ट
स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के ग्रेविटी से स्लिंग किया जाता है, जिससे वो सूरज के पास जाए और फिर वहां से एक हाई स्पीड इंजन बर्न करे। इस टेक्निक से स्पेसक्राफ्ट को 70 किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा की स्पीड मिल सकती है, जो ओमुआमुआ जैसे फास्ट और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये प्लान ना एक्सट्रीमली रिस्की भी है। सूरज के इतने करीब जाने का मतलब है हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेलना, और इस हीट को हैंडल करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक अल्ट्रा एडवांस हीट शील्ड चाहिए। नासा का पार्कर सोलर प्रोब ऐसा शील्ड लेकर सूरज के पास जा चुका है, लेकिन सिर्फ उसका हीट शील्ड ही 70 किलो से ज्यादा का है। अब अगर उसमें प्रोपल्शन सिस्टम भी जोड़ा जाए तो स्पेसक्राफ्ट का वेट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएगा। दूसरा प्लान रिलेटिवली प्रैक्टिकल था, वेनस और अर्थ के ग्रेविटी असिस्ट का यूज करना, जिससे स्पेसक्राफ्ट ग्रेजुअली स्पीड गेन करे और जुपिटर से स्लिंग शॉट लेकर इंटरस्टेलर पाथ पकड़े। इस मेथड में थर्मल रिस्क कम होता है और स्पेसक्राफ्ट का मास भी बेटर कंट्रोल में रहता है, लेकिन इस अप्रोच का एक लिमिटेशन है, फाइनल वेलोसिटी स्लाइटली कम होगी, जिसका मतलब है कि ये स्पेसक्राफ्ट ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक फ्लाई बाय ही करेगा, लैंड नहीं कर सकता, ना ही उसके साथ ज्यादा समय बिता सकता है। जैसे जैसे प्लानिंग बढ़ी, एक और रेडिकल आइडिया सामने आया, क्यों ना हम स्पेस में ही एक ऐसा रेडी टू रेस्पॉन्ड सिस्टम इंस्टॉल करें जो फ्यूचर के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम डिटेक्ट कर सके और तुरंत रिएक्ट भी कर सके। मतलब अगर लॉन्च में कोई डिले हो या कोई टेक्निकल फेलियर हो, उसके बावजूद भी हमारे पास एक बैकअप हो जो स्पेस में पहले से ही मौजूद हो। इसी कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ कुछ और फ्यूचरिस्टिक मिशंस। सबसे प्रॉमिसिंग सिस्टम है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो साल 2025 के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। यह ऑब्जर्वेटरी हर रात पूरा आसमान स्कैन करेगी, अल्ट्रा वाइड डिजिटल इमेजेस के जरिए एक मैसिव स्काई मैप बनाएगी, जिसका नाम है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी LSST। इसका डेटा इतना फास्ट और सेंसिटिव होगा कि अगर कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में घुसने वाला भी हो तो उसकी एंट्री हम रियल टाइम में डिटेक्ट कर सके, वो भी बिना डिले किए। रूबिन ऑब्जर्वेटरी की सबसे खास बात है उसका रिपीट इमेजिंग सिस्टम। ये स्काई के हर रीजन को बार बार स्कैन करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा हो या उसका ब्राइटनेस पैटर्न एबनॉर्मल हो तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देगा, यानी अगली बार जब कोई फास्ट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आएगा, हमारा पहला रिएक्शन गेस वर्क नहीं, एक्शन ही होगा। दूसरा मेजर इनिशिएटिव है एसा का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन। ये साल 2029 में लॉन्च होगा और किसी फिक्स्ड टारगेट के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस के लैग्रेंज पॉइंट पे पार्क किया जाएगा, जहां से वो लॉन्ग टर्म एक्टिव रहेगा। फिर जैसे ही कोई नया रेयर या फास्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉमेट हो या इंटरस्टेलर विजिटर, हमारे सोलर सिस्टम में घुसता है, ये स्पेसक्राफ्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के पीछे भेज दिया जाएगा। इसका पूरा डिजाइन वेट एंड रिएक्ट मॉडल पर बेस्ड है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अनप्रिडिक्टेबल स्पेस इवेंट्स के लिए परफेक्ट मानी जा रही है। ये दोनों इनिशिएटिव्स हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि ओमुआमुआ अब हमारे लिए लॉस्ट है। ना उसकी एक भी क्लियर इमेज हमारे पास है, ना कोई सैंपल, सिर्फ कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थियरीज और उनके बीच अधूरी समझ। पर शायद वही इस ऑब्जेक्ट का असली लेगेसी है। उसने हमें जगा दिया, हमें यह समझा दिया कि यूनिवर्स सिर्फ वो नहीं है जो हम टेलीस्कोप में देखते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे डिटेक्शन फ्रेम के बाहर है, और जब वो फ्रेम में घुसता है तो सिर्फ नए क्वेश्चंस नहीं आते, वो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को भी रीडिफाइन कर देता है। यानी अब हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या ओमुआमुआ किसी एलियन स्पीसीज का एक एडवांस सर्विलेंस प्रोब था जो सिर्फ अर्थ के इंटेलिजेंट लाइफ को ऑब्जर्व करने आया था, या फिर ये एक एक्सट्रीमली रेयर डार्क हाइड्रोजन रिच कॉमेट था जिसका नेचर इतना डिफरेंट था कि हम उसे समझ ही नहीं पाए। अब चाहे जो भी हो, इस बार हम तैयार नहीं थे, पर अगले विजिटर के लिए शायद हम हमेशा के लिए रेडी रहेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ओमुआमुआ एक एलियन मिशन था या फिर नेचर का एक अनजाना मिरेकल? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जो बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।